हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक। वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो कि हमें हमारे संविधान से प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इस टॉपिक पर सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट उपलब्ध करवा दिया गया है। और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उससे रिलेटेड 100% कंटेंट बहुत ही जल्द इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, अब मूल अधिकारों की बात आती है तो मैं आपको पहले तो एक थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। एक होते हैं मूल अधिकार, एक होते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? जब एक कोई बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, तो वो मतलब कि वो इस चीज़ से मतलब कि बंधा हुआ नहीं रहता है कि वो कौन से देश में पैदा हो रहा है, भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से समझिए, ऐसे अधिकार जो कि किन्हीं देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं रहते, किसी भी देश के संविधान के मोहताज नहीं रहते, उन्हें तो कहते हैं हम मानव अधिकार। और जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार एक ही बात है, आप कह लीजिए, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो उस देश का, किसी विशेष देश का जो संविधान होता है वो अपने नागरिकों को प्रोवाइड करवाता है। तो उसे बोलते हैं हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। जो कि उस देश का जो संविधान है वो सोचता है कि भाई हमारे नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये अधिकार ज़रूरी है, तो वो अपने नागरिकों को जो अधिकार देता है उसे बोलते हैं मूल अधिकार। अब देखिए दोस्तों, ये मूल अधिकार क्या होते हैं? अब मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं, हम लेते हैं कोई अनपढ़ आदमी को। मान लीजिए कि गांव में कोई बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं एकदम, उन्हें कहते हैं कि आप बताइए दादाजी कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानूनी स्तर पर सभी समान होने चाहिए या सभी में असमानता होनी चाहिए? तो ये बोलेंगे बच्चा, समानता होनी चाहिए। ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कॉमन सेंस के आधार पर, और पहले वालों का कॉमन सेंस वाकई में लाजवाब था। समानता होनी चाहिए, तो ठीक है। अब एक और दूसरा बच्चा आया, हम में से कोई गया, दादाजी आप बताइए कि क्या छुआछूत जैसी कोई बीमारी समाज में होनी चाहिए? तो दादाजी बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऊंच नीच, जात पात, ये फलाने नीच जात का है तो इसको मंदिर में नहीं घुसना दिया जाएगा, ये इस फलाने मटके के हाथ नहीं लगाएगा। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां मैं कहता हूं पर्सनली इनको, तो ये होनी चाहिए। तो ये बोलेंगे, बुजुर्ग हैं जो, ये बोलेंगे बेटा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। फिर आप इन्हें पूछोगे कि ये बताइए आप अंकल जी, दादाजी, कि अगर मान लीजिए मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उसे अपने धर्म में विश्वास रखने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हिंदू है तो पूजा करेगा, मुस्लिम है तो नमाज, और जो सिख है वो अपने जो भी है उनके गुरुद्वारा वगैरह उसमें जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं? तो ये बोलेंगे बिल्कुल होनी चाहिए बच्चा, सबका अपना अपना धर्म में अपनी अपनी आस्था है। तो इस प्रकार के अधिकार जो कि सभी के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, उन्हें बोलते हैं मूल अधिकार, जो कि हमारे संविधान ने हमें उपलब्ध करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। तो अब देखिए, पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किसका उल्लेख है? आपके मूल अधिकारों का उल्लेख है। ऑलराइट, मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 इम्पोर्टेंट, ये आर्टिकल 12 से 35। देखिए दोस्तों, मेरी तो आपको यही सलाह है कि 12 से 35 तक के आर्टिकल याद कर लीजिएगा। इनमें से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको टॉपिक को ख़त्म किया 4 पेज में। बाकी आप कोई भी गाइड उठा के पढ़ लेना, दुनिया भर का नॉलेज है वहाँ पर, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते। सिलेबस कभी ख़त्म होगा नहीं, और सिलेक्शन की तो आप उम्मीद ही क्यों करें। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने, ये रहा स्टूडेंट भोला सा, इसने क्या किया, 395 आर्टिकल रटने लगे कि संविधान पढ़ना है, सिलेबस संविधान है, 395 आर्टिकल याद कर लिए।
महीने लगे इसको 2। आर्टिकल याद हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, हो गई आर्टिकल याद। एग्जाम में बेटा आर्टिकल का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी मूल अधिकारों से आने की वो ज़्यादा संभावना, या कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे राष्ट्रपति डायरेक्ट, तो या हम भी कर देंगे उसको तो, और ये तो करेगा ही करेगा एकदम राइट। तो भाई साहब एक क्वेश्चन राइट करके बैठ गए, अब आगे बस मज़े करो, बैठे रहो। क्यों? क्योंकि वो बिना फालतू का इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ लिया कि जो काम का था वो छूट गया। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, और यही हमारे इस चैनल की मतलब मेन हमारी थीम ही यही है, कम से कम पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनो। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहाँ से लिए गए हैं ये? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। और ये जो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या होता है मैग्ना कार्टा? इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। ठीक है, आगे भी आ जाएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास मतलब कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं, उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, नोट डाला है मैंने यहाँ पर। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ जी? ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। अब देखिए दोस्तों, पहले बात तो ये देखो, 1215 ईस्वी, अंग्रेज भी क्या कमाल की चीज़ थे। सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी, हमारे इधर अकबर हुमायूं से भी पहले, उन्होंने कह दिया भाई नहीं, जनता में मूल अधिकार तो होने चाहिए, तभी तो वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो कितनी उनकी शानदार डेवलप सोच थी उस टाइम, उनके जो किंग्स थे उनकी। तो जॉन का ये बहुत ही शानदार था अधिकार पत्र। लेकिन अब मैं यहाँ पे बता दूँ, हमने तो क्या पढ़ा है कि भारत का जो भारतीय संविधान में ये किससे प्रेरित है मूल अधिकार, तो वो है अमेरिकी संविधान से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को किस देश के संविधान में अपनाया गया, तो आप यहाँ पे ये सर्वप्रथम नाम देकर, और ब्रिटेन बिल्कुल नहीं करोगे, ब्रिटिश बिल्कुल ही नहीं करोगे, आप करोगे सीधा अमेरिका। सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया था। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये तो इसका दस्तावेज मात्र है, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना? ये एक, हाँ ये ज़रूर है कि सर्वप्रथम वहाँ पर एक दस्तावेज ज़रूर मिला था इनका, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे अमेरिका। क्लियर? ओके, चलो आगे। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। इसमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वही बात है, मेन इसकी थीम है गरिमापूर्ण जीवन जीने की, गरिमापूर्ण जीवन, ताकि वो अपना जीवन हर तरीके से मतलब कि सोशली और वो एक ढंग से तरीके से जीवन जी सके। कोई भी इंसान है समाज में रहने वाला, इसके लिए उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये छोटी सी लाइन लेकिन बहुत ही धांसू लाइन, समझने लायक। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इसको एक बार आप करिएगा होल्ड पे रखिएगा, मैं आपको इतने शानदार तरीके से इसको समझाऊंगा। आप आ जाइएगा सीधा ही यहाँ पर। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। इस राज्य, ये जो वर्ड है, इसको परिभाषित करता है भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी। ये सभी क्या है? ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बताता हूँ कि राज्य क्या होगा, आज के बाद भूलोगे नहीं। राज्य का मतलब, मैं आपसे पूछूं हम कौन से राज्य के हैं, तो हम राजस्थान के हैं, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, वो राज्य नहीं है यहाँ पर। आर्टिकल 12 में ये जो राज्य जो शब्दगाह में लिए गए, ये बहुत ही विस्तृत है। राज्य का मतलब ऐसी समस्त संस्थाएं जो कि केंद्र से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग लेती है, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी, वो भी राज्य होगी। यहाँ पर देखिए, भारत की सरकार, संसद
राज्य की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो वो होता है राज्य। सभी संस्थाएं जो कि केंद्र से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग प्राप्त करती है, तो वो है राज्य। और आपका आर्टिकल 12 क्या है? ये राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, तो अब आ जाइए, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किस प्रकार होते हैं भाई? विरुद्ध प्राप्त। क्या मतलब हुआ विरुद्ध का? विरुद्ध का ये मतलब हुआ राज्य, मतलब कि कोई भी संस्थान इन मूल अधिकारों के हनन या इनके खिलाफ कोई भी ऐसा कानून या विधि पारित नहीं कर सकती। जहाँ पर भी हमारे इन 6 मूल अधिकारों का हनन होगा, वो कानून अपने आप ही शून्य हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इसीलिए वो अभी आगे बात पर आएगा कि राज्य फलाना काम नहीं कर सकते, मूल अधिकारों का हनन होता है, ऐसे कानून नहीं पारित कर सकते। तो इसीलिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इस लाइन का ये मतलब हुआ। ठीक है, विरुद्ध का ये मतलब हुआ कि ये राज्य हैं, ये इनके मूल अधिकारों के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठा सकते, ये मतलब हुआ इसका। ऑल क्लियर? आगे चलते हैं। ये आ गया समझ में। आर्टिकल 12 ये सिर्फ राज्य इस शब्द को परिभाषित करता है, पर्टिकुलर। ये सभी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आती है। और मैंने आपको समझा दिया, ऐसी संस्थाएं पर्टिकुलर होती है जो कि केंद्र से सहयोग प्राप्त करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सभी राज्य के अंतर्गत आती है। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। असंगत मतलब कि जो इसके खिलाफ हो मूल अधिकारों, इनके संबंध में क्या कहता है हमारा प्यारा सा आर्टिकल 13? ये कहता है यह मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 13 इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है? हमारा न्यायालय है। कहीं कोई गड़बड़ होते ही सीधे पहुंच जाता है कि मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कानून पारित होते ही उसको डिसमिस कर देता है। सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों के या से असंगत है। मूल अधिकारों के खिलाफ अगर कोई भी होगा तो वो उसको निरस्त कर देगा। ठीक है, कौन कर देगा? न्यायालय। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि उसकी जांच करना कि भाई ये न्याय संगत है या नहीं है, या मूल अधिकारों पर कहीं कुठाराघात तो ये नहीं कर रहा। इस प्रकार से अब इस आर्टिकल 13 का ही एक बच्चा है, और वो बच्चे का क्या नाम है? आर्टिकल 13 फर्स्ट, इसी का भाग है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान मतलब कि वर्तमान संविधान कब गठित ये एकदम रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू कब हो गया था पूरा? 26 जनवरी 1950। भूल तो नहीं गए? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है। तो उम्मीद कर रहा होगा कि आपके ऊपर से निकल गया होगा। ध्यान से समझिए, एक एक लाइन समझाता हूँ इसकी, मैं एक लाइन समझाता हूँ। मैं बताता हूँ आर्टिकल 13 का ये भाग फर्स्ट क्या कहता है। इसको छोड़ो आप लैंग्वेज को। ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले मान लीजिए ऐसा कोई कानून है जो कि अब वर्तमान में इन 6 मूल अधिकारों को हानि पहुंचा रहा है, नुकसान कर रहा है, इनका हनन कर रहा है, तो वो उस हद तक ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक वो इन मूल अधिकारों को हानि पहुंचा रहा है। कोई मान लीजिए कानून है, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव है, लेकिन उसका एक पॉइंट है जो कि मूल अधिकारों को हानि पहुंचा रहा है, वो डिसमिस हो जाएगा। बाकी वो कानून एकदम परफेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसीलिए ये बोल रहा है इस कानून के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जब तक वह इस भाग मतलब कि इस मौलिक अधिकार वाले भाग 3 के उपबंध यानी अनुच्छेद 12 से 35 के असंगत है, मतलब कि इनके विरोध में है। आया समझ में? अगर समझ में आया तो ठोको वीडियो को लाइक और करो शेयर, हमें भी मज़ा आ जाएगा। अब देखिए इसका एक और बच्चा है, वो क्या कह रहा है? भाग 2 आर्टिकल 13 का ये कह रहा है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी कि भाग 3
द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। मतलब कि या तो उसको बिल्कुल ही डिसमिस करता है मूल अधिकारों को, या मूल अधिकारों की भी शक्ति छीनता है, कम करता है मूल अधिकारों। तो ऐसी कोई भी राज्य विधि नहीं बनाएगा। और राज्य कौन? केवल स्टेट नहीं, वो समस्त संस्थाएं जो मैंने आपको पहले बताई थी, आर्टिकल 12 में है वो। और इस भाग के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। उल्लंघन की मात्रा तक कि वो कानून जहाँ तक आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है वहाँ तक वो शून्य हो जाएगा, वो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, वो शून्य नहीं कर सकता मूल अधिकारों। ठीक है, आप देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, किसके संदर्भ में है? ये है मूल अधिकारों के संदर्भ में, मूल अधिकारों के संदर्भ में है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये बंद किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, आर्टिकल 20 और 21 क्या है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 को हुआ था। में ये बंद किया गया कि आपात का लग जाए फिर भी आर्टिकल 20 और 21 ये आपके डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामान्यतः मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्यों के विरुद्ध पता चल गया आपको, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गला पाड़ के। राज्यों से विरुद्ध का मतलब कि वो राज्य कोई भी इस प्रकार की विधि नहीं बना सकते, कानून जो कि इस मूल अधिकारों का हनन करते हो। लेकिन कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। व्यक्तियों के विरुद्ध आर्टिकल 15 का भाग 2, 17, ये 23 और 24 ये व्यक्तियों के विरुद्ध है। जैसे कि राज्यों के विरुद्ध है कि भाई राज्य ऐसी कोई कानून वगैरह नहीं बना सकता, तो उसी प्रकार व्यक्तियों के विरुद्ध है, मतलब कि व्यक्ति खुद इस प्रकार के कुछ डिसीजन नहीं ले सकते जिससे कि मूल अधिकारों पर हनन हो। तो उससे संबंधित है ये, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए आप, कितने डीपली क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग है। सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो फिर भी ये मैटर काफ़ी डीपली है। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान आर्टिकल 19 है, जो कि आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट ये कह रहा है कि बताइए कि किस प्रकार के आपात में आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो वो है युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपात लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 के जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक पढ़ा था हमने फैक्ट कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये बंद किया गया है कि आपात के दौरान 20 और 21 तो कभी भी निलंबित होंगे ही नहीं। लेकिन अगर युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 के जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, किस आधार पर घोषित आपात के दौरान आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? तो वो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। मतलब कि देश के अंदर ही कोई ऐसा निकम्मा ग्रुप है, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, तो आर्टिकल 19 के जो मूल अधिकार है वो समाप्त नहीं होंगे, जबकि युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय ये समाप्त हो जाएंगे। विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, ये है एग्जाम में आने लायक लाइन है, सेम टू सेम। क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है? कोई महान व्यक्ति हो, कुछ ज़्यादा ही महान कि मुझे तो मूल अधिकार चाहिए ही नहीं, त्याग करता हूँ, नहीं कर सकते हो आप। ये सभी के लिए लागू होंगे। और ये फैसला कब आया था? विश्वेश्वरनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अब देखिए भारत का संविधान और मूल अधिकार क्या कुछ है इसमें। देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। प्रारंभ में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, सॉरी यहाँ 1978 होगा, मैंने 6 बता दिया, 8 हो गया, सॉरी, तो करेक्ट हो गया हमारा। हाँ, 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये कानूनी अधिकार कहाँ पर है? अभी बेटा ये आर्टिकल
300 के अंतर्गत। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कानूनी अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है पिछले वीडियो में। मूल अधिकारों का हनन होते ही व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, जबकि कानूनी अधिकार में ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो पहले 7 अधिकार थे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें, सीधा ही एग्जाम में छपने लायक ही है। मान लो एग्जाम में बैठा हुआ है अभी भी, प्रश्न पत्र में इतना इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में 7 अधिकार, अब कितने हैं? 6। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अभी ये कहाँ विराजमान है? ये आर्टिकल 300 के में विराजमान है। आगे देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट भाग 6 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ये जब मूल अधिकार था तो 19 फर्स्ट और 31 में वर्णित था। अब देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हैं ये। कौन कौन से हैं 6 मूल अधिकार? आइए पढ़ते हैं। समानता का अधिकार, सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं, और ये आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकारों में ये आपके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें। जहाँ तक कि ये किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं करे, उस हद तक स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए, आर्टिकल 19 से 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपको याद रखना है विशेष रूप से। शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, वो है 23 से 24 तक 2 अनुच्छेद है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है सभी नागरिकों को। किसी भी लेवल पर अगर शोषण हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, खुद के धर्म का वो आराम से अनुपालन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक इस प्रकार की उल्लेख है संविधान में। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति अपना सकता है और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है सभी को। यह आर्टिकल 29 और 30 में है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो आर्टिकल 32 में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये सभी। तो इनका ध्यान रखना है, सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने लायक है। तो इतना छोटा और प्यारा मैटर दे के आपके आंखों में आई होगी चमक, आंखों में चमक आई होगी कि भाई 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हम 4 नंबर हो गए हमारे पक्के। ये लो जी पक्के 4 नंबर। इन 4 पेज को अच्छे से समेट के चले जाना, इनसे तो बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी आप अगर मूल अधिकार पढ़ो, मूल संविधान की उस मूल ग्रंथ में से, तो भाई आप अपनी उम्र बिता दोगे। किसी को शौक हो तो पढ़ लेना, MA कर लेना पॉलिटी में। लेकिन अगर बात है सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन की, तो ये 100% इनफ मैटर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अपना ख्याल रखना हमेशा ही, और अपनी तैयारी को दांसू तरीके से आगे बढ़ाते रहना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।